हेलो, कैसे हो? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो, अपन मियोसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। और मियोसिस में अपन ने जो प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठीक है। यानी मियोसिस फर्स्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? तो देखो, मियोसिस फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों के जोड़े के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसको बाइवेलेंट बोलते हैं, ठीक है, या सिनेप्सिस कहते हैं। तो बाइवेलेंट, सिनेप्सिस और जोड़े बनाने की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। इसके बाद अपन ने जीन विनिमय के बारे में पढ़ा। इसके बाद अपन ने काइजमेटा के बारे में पढ़ा। ये सब प्रक्रियाएं किसमें हो रही थी? प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में। अब देखो, इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद अगली अवस्था आती है, वो है मेटाफेज फर्स्ट, ठीक है। तो देखो, मेटाफेज फर्स्ट में क्या होगा? तो प्रोफेज फर्स्ट में तर्कु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और यहां पर तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है, पूर्ण रूप से तर्कु तंतुओं का निर्माण हो जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, क्या? तर्कु तंतुओं का बहुलीकरण हो जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना आपको कि जो समजात गुणसूत्र है, समजात गुणसूत्रों के जोड़े, समजात गुणसूत्रों के जोड़े मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। वहां पर देखो, जो अपने माइटोसिस पढ़ा था, माइटोसिस में जोड़े नहीं बनते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में जोड़े नहीं बनते हैं, यहां पर जोड़े बनते हैं और समजात गुणसूत्रों के जोड़े मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। अब जो तर्कु तंतु है, ये तर्कु तंतु इन समजात गुणसूत्रों के, तर्कु तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर भाग से जुड़ते हैं, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो तर्कु तंतु होते हैं गुणसूत्रों के किस भाग से जुड़ेंगे? सेंट्रोमियर। और सेंट्रोमियर के भी चारों ओर एक प्रोटीन की वलय होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऑप्शन में काइनेटोकोर या सेंट्रोमियर कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो क्रोमोसोम है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ध्यान रखना। क्रोमोसोम, सॉरी, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर पोल की ओर होते हैं, पोल या जिसको अपन बोलते हैं ध्रुव। सेंट्रोमियर तो किधर होंगे? ध्रुवों की ओर, ठीक है। और जो गुणसूत्रों के सिरे होते हैं वो किधर होंगे? तो वो ध्यान रखना, केंद्र की ओर होंगे। तो सेंट्रोमियर पोल या ध्रुव की ओर होते हैं, वह गुणसूत्रों की भुजाएं, गुणसूत्रों की भुजाएं
किधर होगी? केंद्र या मध्य की ओर, केंद्र की ओर होती है। ठीक है, तो देखो इसको डायग्राम के द्वारा अपन देखते हैं। जैसे ये अपन ने एक कोशिका ली, प्रोफेज फर्स्ट में केंद्रक झिल्ली क्या हो गई थी? विलोप। ठीक है, केंद्रक झिल्ली क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई थी। अब देखो यह है सेंट्रियोल जो अलग अलग ध्रुवों पर स्थित है। अब देखो गुणसूत्र कहां होंगे? मेटाफेज प्लेट पर। कहां होंगे? मेटाफेज प्लेट पर। जैसे ये अपन मेटाफेज प्लेट मान लें। ठीक है, इस प्रकार जो सेंट्रोमियर है ये तो पोल की ओर होते हैं और जो भुजाएं होती हैं या क्रोमेटिड होते हैं वो किधर होंगे? केंद्र की ओर। और इस सेंट्रोमियर से क्या जुड़ गए? तर्कतंतु। ठीक है, तो ये कौन सी प्रावस्था हो गई? ये हो गई मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र ध्यान रखना मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। और ये चीज स्पेशल ध्यान रखना कि जो सेंट्रोमियर होते हैं वो पोल की ओर होते हैं और जो भुजाएं होती हैं वो किधर होगी? भुजाएं किधर होगी? मध्य की ओर। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगली प्रावस्था आती है एनाफेज फर्स्ट। तीसरी प्रावस्था है एनाफेज फर्स्ट। ठीक है, अब देखो इस एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? तो एनाफेज फर्स्ट में जो तर्कतंतु हैं वो क्या करेंगे? गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचेंगे। तो जैसे ही तर्कतंतु गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर खींचते हैं समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं। अब देखो माइटोसिस की एनाफेज को याद करो। माइटोसिस की एनाफेज में क्या हो रहा था? सेंट्रोमियर का विघटन हो रहा था, लेकिन यहां पर सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता है। यहां पर क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो समजात गुणसूत्र एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा? समजात गुणसूत्र या समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण। मतलब समजात गुणसूत्र है वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो समजात गुणसूत्रों के अलग होने से गुणसूत्रों की संख्या
गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, समजात गुणसूत्रों के अलग होने से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान रखना वो स्पेशल पॉइंट क्या है यहां पर कि यहां पर जो समजात गुणसूत्र के जोड़े हैं, समजात गुणसूत्र पृथक होते हैं और वहां माइटोसिस में क्या होता है एनाफेज में, तो ध्यान रखना माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर का विघटन होता है। सेंट्रोमियर का विघटन होता है। क्लियर बात? तो देखो बच्चों, इस एनाफेज फेस्ट में समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और माइटोसिस की एनाफेज में सेंट्रोमियर का विघटन होता है। देखो इसको डायग्राम के द्वारा, ये अपन ने एक सेल ली, ये क्या हो गए सेंट्रियोल। ठीक है, अब देखो स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, गुणसूत्रों को अलग अलग ध्रुवों की ओर खींचेंगे। ठीक है, जैसे ही स्पिंडल फाइबर आकार में छोटे होंगे, समजात गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना एनाफेज में क्या होगा, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण, और पृथक होने के बाद ये अपने अपने पोल्स या ध्रुवों की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके बाद देखो अगली प्रावस्था, एनाफेज फेस्ट के बाद आएगी टीलोफेज फेस्ट। चौथी प्रावस्था कौन सी है, टीलोफेज फेस्ट। ठीक है, अब देखो टीलोफेज फेस्ट में क्या होगा, तो इसमें गुणसूत्र असंगठित होकर, गुणसूत्र असंगठित होकर क्या बना देंगे, क्रोमेटिन रेशे बनाते हैं। ठीक है, यानी गुणसूत्र थे वो असंगठित हो जाते हैं और क्रोमेटिन रेशों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अलावा केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ईआर व गोल्जिका पुनः निर्मित हो जाते हैं। पुनः निर्मित हो जाते हैं। क्लियर बात? अब देखो, इससे पहले एनाफेज फेस्ट में समजात गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर क्या कर देते हैं, गति प्रारंभ कर देते हैं। और टीलोफेज फेस्ट में यानी इस प्रावस्था में जो गुणसूत्र हैं, समजात गुणसूत्र हैं, वो अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और दो केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
इस प्रकार दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ये मियोसिस फर्स्ट क्या हो गया अपना कंप्लीट। ठीक है, अब इसके बाद देखो मियोसिस फर्स्ट के बाद अगली अवस्था आती है मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड। अब देखो पहली बात, मियोसिस फर्स्ट में गुणसूत्र क्या हो गए विभाजित, यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई आधी, और दो केंद्रकों का निर्माण हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इस मियोसिस सेकंड की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, मियोसिस सेकंड की आवश्यकता क्यों हुई। तो देखो अभी तक अपन ने जो गुणसूत्र देखे थे टेलोफेज तक, उस गुणसूत्र में क्रोमेटिड की संख्या कितनी थी 2। ठीक है, तो इस क्रोमेटिड को विभाजित करने के लिए मियोसिस सेकेंड होता है। क्रोमेटिड को पृथक करने के लिए मियोसिस सेकेंड की आवश्यकता होती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि मियोसिस सेकेंड है ये सेम माइटोसिस के समान होता है। किसके समान होगा, समसूत्री विभाजन के समान। ठीक है, इसलिए यहां पर इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सेम वही होगा जो समसूत्री विभाजन में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना माइटोसिस सेकेंड किसके समान होगा, सॉरी मियोसिस सेकेंड किसके समान होगा, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन के समान होता है। क्लियर बात। अब इसके बाद देखो अगला पॉइंट है एंटरकाइनेसिस। एंटरकाइनेसिस, अब ये एंटरकाइनेसिस क्या है। ठीक है, तो देखो जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड है उन दोनों के मध्य एक अल्पकालिक अवस्था होती है जिसको क्या बोलते हैं एंटरकाइनेसिस। क्लियर बात, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के मध्य एक अल्पकालिक अवस्था होती है, उसी को क्या बोलते हैं एंटरकाइनेसिस। तो ध्यान रखना ये मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकेंड के मध्य की अवस्था। एंटरकाइनेसिस क्या है, मियोसिस फर्स्ट व मियोसिस सेकेंड के मध्य की अवस्था है जो अल्पकालिक होती है। कैसी होगी ये अल्पकालिक, ध्यान रखना। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना आप, जो एंटरकाइनेसिस है इसमें G1 व G2 प्रावस्थाएं होती हैं। लेकिन S प्रावस्था नहीं होती, S प्रावस्था नहीं होती है। ठीक है, तो एंटरकाइनेसिस क्या है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के मध्य की एक अवस्था है जो अल्पकालिक होती है। इसमें G1 और G2 अवस्थाएं तो होती हैं लेकिन S प्रावस्था नहीं होती। क्लियर बात। अब देखो इसके बाद देखते हैं मियोसिस का महत्व।
मियोसिस का महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। ठीक है, तो देखो पहली बात, इस मियोसिस के कारण ही जीवों में गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहती है। ठीक है भाई, कोई भी जीव होता है उसमें आधे गुणसूत्र माता से आते हैं, आधे गुणसूत्र पिता से आते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या को स्थिर रखने का काम करते हैं। तो पहला कार्य तो क्या हो गया, गुणसूत्रों की संख्या को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रखना, ठीक है। दूसरा महत्व ध्यान रखना, इस मियोसिस के कारण क्या होगा, युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण होता है। एक चीज ध्यान रखना, मियोसिस की जो पैकाइटिन अवस्था थी उसमें अपन ने पढ़ा था जीन विनिमय। तो मियोसिस में जीन विनिमय होता है जिसके कारण जीवों में आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो जैव विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें क्या होगा, जीन विनिमय। और जीन विनिमय के कारण क्या होगा, आनुवांशिक भिन्नताएं, जब आनुवांशिक भिन्नताएं आएगी तो किसमें सहायक होगी, जैव विकास में सहायक। ठीक है, तो ये हो गया मियोसिस का महत्व है। तो देखो मियोसिस में अपन ने क्या क्या पढ़ा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, उसके बाद मियोसिस का महत्व अपन ने पढ़ा। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस के प्रकार। तो मियोसिस के प्रकारों में सबसे पहले अपन देखेंगे युग्मकीय मियोसिस। या जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, अब ये जाइगोटिक मियोसिस इसमें मिलेगा, तो ध्यान रखना ये द्विगुणित जीवों में पाया जाता है, द्विगुणित जीवों में पाया जाता है। और ये कब होगा, तो नाम से ही पता चल रहा है, युग्मक निर्माण के दौरान होगा। कब होगा ये, युग्मक निर्माण के दौरान। ठीक है, जैसे कोई भी द्विगुणित जनन सेल है, क्या है, जनन सेल। इस जनन सेल में क्या होगा, मियोसिस। कौन सा मियोसिस होगा, युग्मकीय। तो अगुणित क्या बनेंगे, युग्मक। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, युग्मकीय मियोसिस। ठीक है, दूसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस या युग्मनजीय मियोसिस। जाइगोटिक या युग्मनजी मियोसिस। ठीक है, ये किसमें होगा, तो ये ध्यान रखना अगुणित जीवों में होगा। किसमें होगा,
अगुणित जीवों में। अब कौन से अगुणित जीवों में होगा? तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, शैवाल व कवक। ठीक है, शैवाल और जो कवक होते हैं उनमें अगुणित कोशिकाएं होती हैं। जो जनन सेल है, जनन सेल कैसी होगी? अगुणित होगी। अब अगुणित कोशिकाएं होगी तो मियोसिस की यहां पर आवश्यकता नहीं है। ये अगुणित कोशिकाएं क्या करेगी? निषेचन। निषेचन करेगी तो द्विगुणित क्या बनाएगी? युग्मनज। ठीक है, अब इस द्विगुणित युग्मनज में क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है, जिससे अगुणित जीव का निर्माण होता है। तो युग्मनजी या जाइगोटिक मियोसिस किसमें मिलेगा? अगुणित जीवों में। कौन से अगुणित जीवों में? शैवाल और कवकों में। क्या होता है? इनमें जनन कोशिकाएं अगुणित होती हैं, तो ये अगुणित जनन कोशिकाएं निषेचन करती हैं। निषेचन करती है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। अब इस द्विगुणित युग्मनज में क्या होगा? मियोसिस। ठीक है, तो वापस क्या बन जाएगी? अगुणित कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, तो पहला मियोसिस क्या पढ़ा आपने? युग्मकीय मियोसिस। दूसरा कौन सा पढ़ा? जाइगोटिक या युग्मनजी मियोसिस। और तीसरा होता है बीजाणु मियोसिस। यही बता देता हूं। तीसरा कौन सा है? स्पोरोफिक या स्पोरिक मियोसिस। हिंदी में स्पोरिक को क्या बोलेंगे? बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ये किसमें होगा? ये होगा बीजाणु में। किसमें होगा? बीजाणु में। अब बीजाणु किसमें बनते हैं? तो ध्यान रखना, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में बीजाणु का निर्माण होता है और उन बीजाणु में स्पोरिक मियोसिस होता है। ठीक है, ये हो गई मियोसिस के प्रकार। ठीक है, इसी के साथ ये मियोसिस अपना क्या हो गया है? कंप्लीट। अब एक टॉपिक और बचा है, असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन बताना है और इसके अलावा मियोसिस और माइटोसिस में अंतर, वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।